बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और एक बहुत ही अहम मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ एक मरतबा फिर सिद्दीक जान मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी तहरीक इंसाफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आप उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग है और यहाँ तकरीबन तहरीक इंसाफ अकेली, आप समझ लें, चलिए मौलाना को भी आप साथ मिला लें। लेकिन लड़ाई या इस वक्त तक मुकाबला ये हो रहा है कि एक तरफ कहते हैं कि जी हमने 25 से पहले आईनी तरमीम पास करानी है और दूसरी तरफ की कोशिश है कि 25 से पहले आईनी तरमीम पास ना हो। सब ने अपने अपने तमाम ऑप्शंस अब खोल दिए हैं और उन ऑप्शंस को या तो इस्तेमाल कर लिया है या शो कर दिया है कि वो क्या करना है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना एक बहुत बड़ा ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है और वो ऑप्शन था एहतजाज का ऑप्शन। लेकिन सवाल सिद्दीक जान ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास इससे बड़ा भी कोई ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? आपके पास खबर है, बताइए तहरीक इंसाफ आप क्या सोच रही है? देखिए, ये खबर मैं ना देता अगर ये खबर एक आध जगह पे आ ना गई होती, क्योंकि ये खबर मेरे पास थी। लेकिन जिस तरह से हम कई बार हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं, वो हमारे सुनने वाले जो सामीन हैं, वो कई बार ऑफेंड भी होते हैं जब हम ये कहते हैं कि यार मेरे पास खबर है लेकिन मैं दे नहीं सकता, या हम जब ये कहते हैं कि यार इससे बड़ा एक कार्ड और सरप्राइज़ तैयार है, आप तसल्ली रखें। तो फिर लोग, ज़ाहिर है, लोग ये भी एक वो करते हैं कि यार अगर आपने ख़बर देनी नहीं थी तो आपने ये कहा क्यों है। लेकिन बतौर रिपोर्टर हमारी भी मजबूरी ये होती है कि हमने ये भी इस्टेब्लिश करना होता है कि भाई खबर मेरे पास है लेकिन वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया। तो ये खबर मेरे पास थी, ये एक हफ़्ता पुरानी खबर है, लेकिन अब क्योंकि ये एक आध जगह पर आ गई है तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ जो है वो आप समझें कि सड़कों के ऊपर जो है वो सड़कें गर्म करेगी और ज़मीन गर्म करेगी इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए और काजी फाइज़ा के लिए और काजी फाइज़ा की एक्सटेंशन रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास और भी कार्ड्स हैं, जिनमें एक बड़ा कार्ड जो है, एक बड़ी अहम तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की मुशावरत हुई और उसको देखा गया और वो ये था कि हम जो है वो जब देखेंगे कि ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पेश करने लगे हैं, उससे पहले जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, या स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। और इसकी वजह क्या थी और इसकी वजह क्या है, और इस पर बात करते हैं कि ये ऑन कार्ड अभी भी है या नहीं है या क्या चल रहा है। उसकी वजह यह है कि जब किसी के खिलाफ भी इस तरह से अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो फिर कोई और चीज़ आप नहीं कर सकते जब तक आप उस अदम एतमाद को जो है वो उसके जो प्रोग्राम है उसको मुकम्मल ना कर लें। जब तक आप उसको एग्जॉस्ट ना कर लें, उसको ख़त्म ना कर लें, उसके बाद वोटिंग ना करवा लें, आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते। और उसमें तहरीक इंसाफ का ये था कि क्योंकि उसमें तो 7 दिन गुजर जाने थे ना, तो उसमें यह था कि 7 दिन बाद क्या करेंगे। तो उसमें फिर यही था कि 3-3, 4-4 के दिन के वक्फे से ना एक के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद पेश करते जाओ। तो ये एक उनका प्लान था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर 17 को हुकूमत इजलास बुलाना चाहती है तो इजलास बुलाया जाए तो हुकूमत जो है अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे। अब वो 25 तारीख तक तो चली जाएगी, यानी 25 तक कोई और काम नहीं हो सकता, कोई यानी तरमीम नहीं हो सकती, काजी फाइज़ा तो घर चले जाएंगे, उसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। ये तहरीक इंसाफ के पास आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल, एक ऑप्शन तो ये है और जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पे ज़रा अलग से बात करेंगे किसी वीडियो में। अच्छा, ये अब तहरीक इंसाफ का ये जो प्लान था, इस प्लान में ना एक इशू पहले आ रहा था और वो इशू ये आ रहा था कि यार इसमें हमने इस पे बड़ी डिस्कशन हुई कि हम चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लाएं या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लाएं या किसके ख़िलाफ़ लाएं, मतलब दोनों ईवानों में से किस ईवान में लाएं अदम एतमाद, चाहे किसी के खिलाफ भी लाएं, इधर वज़ीर आज़म के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिसके खिलाफ मर्जी लाएं, एक आपने अदम एतमाद इधर लानी थी या आपने सेनेट में लानी थी। उस पर बड़ी डिस्कशन हुई और डिस्कशन ये हुई कि 2 चीज़ें देखी गई और वो ये थी कि अगर हम कौमी असम्बली में लाते हैं तो कौमी असम्बली में हमारे जो MNAs हैं इस वक्त उनको जिस तरह से ढूंढा जा रहा है, जिस तरह से उनकी फैमिलीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये मैं आपको बता दूं असदुल्ला खान साहब के इस लम्हे तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस लम्हे तक कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्योंकि यहाँ पे दोबारा वो मैं शुरू वाली बात करूँगा कि कई बार हमें ये कह दिया जाता है कि यार इस चीज़ को ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। PTI से एक सेनेटर हैं, उनके बेटे को उठाया गया और अगवा किया गया और उनका एक बिज़नेस है और मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मगर मैं बताऊं कि क्या चीज़ सील हुई है तो पता चल जाएगा लोगों को मेरा इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद अभी तक डिस्क्लोज़ किया है। तो उनका बिज़नेस जो है वो सारा बंद कर दिया गया, उनके ऑफिस बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए और ये पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई किया है, मरीम नवाज़ सरकार ने। तो अब अभी तक कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब उनका ये था PTI का कि यार ये देखें
कि हम कहाँ पे लाएं, क्योंकि सेनेट वाला मामला तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था सेनेट में लाना। उसकी वजह यह है कि सेनेट के तो वो अपने बहुत से सेनेटर्स जो हैं उनको वो पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं और उनको कहा गया है कि आप अपना मोबाइल बंद कर लें, आप किसी के साथ राब्ते में ना रहें। MNAs भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए। तो अब मसला ये है कि अगर ये अदम एतमाद जमा होनी है तो उसके लिए 60 से 65 ये एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि कुल ऐवान का 20% बनता है, तो ये जब 342 का ऐवान था तो तब ये 67-68 बनते थे, लेकिन अब क्योंकि 336 का ऐवान है तो उसका 20% यानी तकरीबन आप अंदाज़ लगा लें कि 65-66 शायद MNAs जो हैं वो वहाँ पे इनको चाहिए। अब इनका ये था कि अगर हम अपने 65-66 MNAs लाते हैं तो ये ना हो कि वहवा हो जाए, क्योंकि पहले ये सिक्योर पोजीशन में थे। 63 वाला जो फैसला है ना काजी फाइज ईसा का, उससे पहले तो ये सिक्योर थे, उससे पहले तो ये था ऑन कार्ड और ये इन्होंने करना ही करना था, क्योंकि उस वक्त इनका ये था कि ये जो हमारे MNAs हैं जिनको PTI का डिक्लेयर कर दिया गया है 39 सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो तो कन्फर्म है, क्लियर है, क्योंकि 41 बाकी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, वो भी फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक इनके हवाले से तो था 39 का, तो ये कन्फर्म था कि ये तो तय है ना कि ये इनका वोट तो किसी सूरत हुकूमत जो है वो कहीं और नहीं डलवा सकती, डलवाएगी तो काउंट नहीं होगा, ये डिसीट भी हो जाएंगे। 39 वो सिक्योर थे और बाकी जो थे 41, उनमें से PTI के पास 20-25 ऐसे लोग तो कंफर्म थे जिनका उनको पता है कि यार ये कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इमरान खान से बेवफाई नहीं करेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि जब हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब ने ये 63 वाला फैसला दे दिया, जिसके बाद यह है कि अब जो मुनर्रिफ रुकन होगा उसका वोट काउंट होगा और वो डिसीट भी उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होगा जब तक पार्टी सरबराह जो है वो उस रेफरेंस नहीं भेजता, और उसमें भी अभी PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिसीट होना ही नहीं है किसी ने। तो और फिर आईनी तरमीम जब हो जाएंगी तो वैसे ही ये सारा मामला वो कहते हैं कि जाएगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो अब जब 63 वाला फैसला आया तो अब दोबारा ये डिस्कशन हुई कि यार क्या करें। फिर इसमें फैसला ये हुआ था कि ये मामला इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के ज़रिए, और क्योंकि देखें इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जो अगवा किया गया ना, उसकी वजह यह है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के, जो जेल में मुलाकातें होती थी उनके लिए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो सबसे क्लोज अगर मैं कहूँ कि 2 या 3 लोग इस दौरान थे और हैं, उनमें से एक इंतज़ार हुसैन पंजोता है, जिन पे इमरान खान साहब बहुत शदीद एतमाद करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इंतज़ार हुसैन पंजोता की, कि ये इमरान खान के साथ इतने मुखलिस हैं कि जब ये टिकटों का मामला था तो इनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, ज़ाहिर है इनकी रसाई थी इमरान खान साहब तक। उस वक्त तक तो आपको पता है कि PTI की लीडरशिप तो बाहर थी ही नहीं, पॉलिटिकल लोग तो बाहर थे ही नहीं, यही 4-5 लोग थे जो जाते थे। तो इंतज़ार हुसैन पंजोता का इस सारे में बड़ा किरदार था, तो इनको बहुत ऑफर्स हुई पैसों की, गाड़ियों की, फ्लैट्स, ये वो, ज़मीनें, बड़ा बहुत इनको, लेकिन इन्होंने कहा जी सॉरी, खान साहब मुझ पर एतमाद करते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अब ये मामला इंतज़ार हुसैन पंजोता के ज़रिए खान साहब तक जाना था और खान साहब से पूछा जाना था कि खान साहब रिस्क है इसमें, और रिस्क ये है कि हम अगर अपने MNAs को लाते हैं यहाँ पे और 60-65 MNAs को लाते हैं और अगर उनमें से कोई अगवा हो गया, क्योंकि देखें इस वक्त तो पागल हुआ पड़ा है ना, ये हुकूमत तो पागल हुई पड़ी है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे मेरा काजी चाहिए, मुझे मेरा काजी फाइज ईसा 25 के बाद भी चाहिए, और अगर काजी साहब नहीं रहते तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि फिर क्या होगा, मियाँ साहब की क्या हिकमत अमली होगी। तो मियाँ साहब जो हैं उनको क्योंकि उनका काजी चाहिए तो वो कहते हैं कम वट में कुछ करना पड़े। अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी का देख लेना, वो मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर अदालत मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे खिलाफ कर रही है तो फिर हम जस्टिफाइड है कि हम अगवा करके लोगों से वोट डलवाएं, वोट तो हमने डलवाना है, काजी को हमने रखना है। अब असदुल्ला खान साहब ये फैसला क्योंकि इमरान खान साहब ने करना था और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला अब अड़ गया है, इसलिए कि समन रिफत इम्तियाज़ साहब के पास केस मैं एग्जैक्ट चेक नहीं कर सका कि आज है या नहीं है, और अगर आज और कल में फैसला नहीं होता तो फिर आगे हफ्ते इतवार है, छुट्टी है, फिर आगे सोमवार को वर्किंग डे है, फिर आगे 3 दिन छुट्टी है, तो फिर तो मामला लटक जाएगा 17, 18, 19 तक लटक ही जाएगा, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है उसने भी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, जजेस ने भी एडजमेंट कर दी है, जजेस ने एडजन कर दी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी वजाहत कर दूँ, इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के ऊपर कि इन्होंने अलकादिर में क्यों एडजमेंट की दरख्वास्त दी थी। अच्छा, अलकादिर केस था सोमवार को, मंगल को था तोशाखाना 2। इनके जहन में यह था कि हम अलकादिर को
एडजन करवाते हैं, क्योंकि इसमें तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यह है कि जब तक तोशाखाना 2 का फैसला नहीं आ जाता ज़मानत का, तब तक इसको डिले करें। क्यों? क्योंकि तोशाखाना 2 का जब फैसला आएगा तो बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो जाएंगी, तो इनका यह कि यार बुशरा बीबी को तो बाहर लाओ ना। मतलब खान साहब को तो अभी नज़र आ रहा है कि और केसेस वो 9 मई वाले पेंडिंग रखे हुए हैं, 2-2.5 माह से उसकी ज़मानत नहीं हो रही 9 मई के केसों की, क्योंकि आलिया नीलम साहिबा ने जो काम किया है, आलिया नीलम साहिबा ने ATC के आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफाक करने वाले थे उनको चेंज कर दिया, और नए जजेस अभी तक नहीं लगे, जिस वजह से वो मामला लटका हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में सोमवार को उन्होंने एडजमेंट की दरख्वास्त देनी थी। फैसला ये था कि एडजमेंट की दरख्वास्त देनी और मंगल को हम जाके खान साहब से मिलेंगे, इसके लिए ये जो तोशाखाना 2 है उसमें मुलाकात हो जाएगी। सोमवार को जो एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना साहब हैं, जज हैं, वो गए ही नहीं अडयाला, और पहले ही इनको कॉल कर दी गई कि आप आ जाएं जनाब, इधर आ जाएं एहतसाब अदालत, वहाँ पे प्रोसीडिंग होगी। और फिर सोमवार को कॉल आ गई PTI की लीगल टीम को कि जनाब मंगल को तोशाखाना 2 भी इधर होगा, स्पेशल कोर्ट में, उधर नहीं होगा अडयाला में। तो ये यानी पहले से फैसला हो गया था। तो इसमें PTI की लीगल टीम को सलमान सफदर साहब को या खालिद यूसुफ चौधरी, उस्मान रियाज गिल या ज़हीर अब्बास साहब को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने ब्लेंडर किया, नहीं। उनकी तो ये पॉलिसी पहले से ये थी कि हमने अलकादिर को लटकाना है, इसलिए लटकाना है अलकादिर केस को कि ये इन्होंने कन्विक्ट करना है बुशरा बीबी को और इमरान खान को, और एक बार बुशरा बीबी को तो रिहा करवाएं ना, ताकि वो तो बाहर आए। और इमरान खान साहब खुद भी बहुत अपसेट हैं, वो मुसलसल कहते हैं कि मेरी बीवी को इन्होंने रखा हुआ है, और वो ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बीवी की बात करते हैं, वो अपनी ख़वातीन कारकुनान की बात करते हैं। कई बार कह चुके हैं कि यास्मीन राशिद और इंसानों पर बात करो और एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाओ। तो अब ये फैसला क्योंकि खान साहब ने करना था, अब ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हम अदम एतमाद की तहरीक जो है, ये फैसला हो गया था कि ये हम ज़रूरत पड़ी तो पेश कर देंगे, लेकिन मशरूत थी इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ, जो कि अब इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो उसमें रुकावट आ गई है, और उसी वजह से। हाँ, लेकिन उसमें मेरा सवाल ये है ना कि देखिए 16, 17 और 18 ये इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की कोशिश ये है, जैसे 15 तारीख तक उन्होंने कहा है कि जी अपने बंदे अब सारे सेनेटर्स और MNAs मुल्क में वापस पहुंचे, यानी उनके जहन में ये है कि हम इसको 17-18 करें। लेकिन इमरान खान से अगर मुलाकात 19 को या 20 को जाके होती है, तो तब तक तो शायद हुकूमत का प्लान ये है कि फिर उससे पहले, यानी हुकूमत का बेसिकली प्लान ये है आईनी तरमीम से पहले इमरान खान की किसी से मुलाकात ना हो पाए, इमरान खान का राब्ता काट दो। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान दोबारा एहतजाज की कॉल दे दें, यानी इमरान खान कहें कि जिस दिन इजलास तलब किया जाए उस दिन तुमने डी चौक पहुंच जाना सबने, तो कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान का अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ता ना होने दिया जाए। तो अगर तो उन्होंने 20-21 को करना है, तो फिर खान साहब से राब्ता तो उससे पहले होने का इम्कान नहीं है, तो फिर करना जो है वो तो खुद पार्टी लीडरशिप पे करना है। मेरा सवाल यह है कि काफी हद तक इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को इस तरह की चीजें करने का इख्तियार भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है इमरान खान इस बात पे तो नाराज हो सकते हैं कि तुमने एजिटेशन क्यों नहीं किया, एहतजाज क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं निकले, लेकिन इस बात पे नाराज नहीं हो सकते कि तुमने क्यों एहतजाज किया या तुमने क्यों जो है वो इसका रास्ता, काजी फैसला का रास्ता रोकने के लिए कदम उठाया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। थोड़ी सी स्पाइन, थोड़े से मसल जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनको भी तो दिखाने चाहिए। कोई अब ये तो नहीं है कि खान साहब हमने इसलिए तरीके एतमाद पेश नहीं किया क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्होंने हमारा आपसे राब्ता तोड़ दिया था, क्योंकि आपसे का जिनसे राब्ता था उनको बंदों को उठा लिया था, इंतजार पर जोता को उठा लिया था। तो ये आर्गूमेंट तो खान साहब शायद कबूल भी ना करें इस पॉलिटिकल कमेटी का। तो आप नहीं समझते कि जो करना है लीडरशिप ने, पॉलिटिकल कमेटी ने खुद करना है? नहीं, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करता हूँ। ये वो भारी पत्थर है जो कोई भी नहीं उठाएगा और उठाना भी नहीं चाहिए। देखें सेंसिटिव है ना, बहुत सेंसिटिव है। आप इसका काउंटर आप सोचें ना, इसका काउंटर आर्गूमेंट सोचें कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक ट्रैप था PTI के लिए कि उन्होंने इजलास बुला लिया और उनके पास ये खबर है कि ये अदम एतमाद ला रहे हैं, और वो MNAs PTI के जिनको पिछले 1 महीने से ढूंढा जा रहा है पूरे मुल्क में, मतलब इस वक्त पता नहीं को 50, 60, 70 टीमें होंगी जो इस वक्त 24 घंटे तलाश कर रही हैं PTI के उन MNAs को, और वो नहीं मिल रहे, वो महफूज जगह के ऊपर हैं। PTI खुद उनको आगे प्लेट में रख के पेश कर दे। नहीं, लेकिन उसमें श्रीजान देखे ना, ऐसे लोग जो टूट सकते हैं उनकी तादाद तो 10-12 ही है ना। क्या आपके ख्याल में ये शेख वकास अकरम भी टूट सकते हैं? क्या आपके ख्याल में बैरिस्टर गौहर भी टूट सकते हैं? क्या आपके ख्याल में असद कैसर भी टूट सकते हैं? या जुनैद अकबर भी टूट सकते हैं जो पहले नहीं टूटे? तो वो जो टूट सकते हैं उनकी तादाद तो 10-12 है। आपको तो 90 में से कोई 65, 64, 65 ही चाहिए ना जो लेकर आने हैं। आप इंतखाब करें कि किनको लेकर आना है। गिरफ्तारी के डर से आप अपीयर ही ना हो
या उठाए जाने के डर से, तो फिर वो भी तो एक मेरा ख्याल कमजोर बात नहीं हो जाएगी? देखें असद भाई, बात यह है, बड़ी रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। कुछ दिन पहले हम ये कह रहे थे कि अब भी जो तहरीक इंसाफ का बंदा इधर हुकूमत के साथ मिल गया तो वो कंप्रोमाइज़ होगा, जब सबको नज़र आ रहा है कि भाई इधर उधर हो जाओ, महफूज जगह पे शिफ्ट हो जाओ, वरना तुम्हें उठा लेंगे या ठिकानों को भी महफूज ठिकानों पे मुंतकिल कर दो। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं, ये दहशतगर्द या ये अस्करी किसी विंग के बंदे थोड़ी हैं, फैमिलीज़ वाले हैं। देखें सर जी, जब किसी की बेटी या बेटे को उठा लिया जाता है ना, मैं एक बंदे को जानता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं कभी ये कहानी, मैं अभी देखें अभी पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है ना, या 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, 1% भी सामने नहीं आया। मैं एक शख्सियत को जानता हूँ कि वो आखिरी दम तक लड़ती रही, वो शख्सियत, वो डटे रहे, वो मजबूत रहे। लेकिन हुआ क्या, उनकी अहलिया को वो बैरून मुल्क जा रही थी और उनको जहाज़ से उतारा गया और नामालूम जगह पे ले जाया गया। वो टाइम था जब वो शख्सियत टूट गई। क्या आप किसी की यंग बीवी को कहीं ले जाएंगे नामालूम मकाम पर, और आप फिर वो बंदा क्या करेगा, मुझे बताएं ना, क्या करेगा वो? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक पीटीआई की खातून जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई, वो क्यों कर गई? जब उनको पूरा दिन जो है वो गाड़ी में बिठा के और गर्मी में घुमाया गया, और बंदे जो है ना वो कभी पुलिस वाले अजीब अजीब जो है वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते थे, कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं थी साथ गाड़ी में, और पुलिस वाले जो हैं वो फ़ोन सुनते थे, फ़ोन बंद करते थे और कहते थे बाजी हम बहुत माजरत खां हैं, लेकिन जो कुछ आपके साथ करने का कह रहे हैं ना, हमें, आप हमारी बहन हैं लेकिन हमें शर्म आती है हमें। फिर थोड़ी देर बाद, जी सर बाजी हम रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ले जाने का कह रहे हैं ना, बस अल्लाह ताला किसी की माँ बहन बेटी को वहाँ ना भेजे। मतलब इस तरह की जब आपने चीज़ें की तो वो टूट गई ना, उसके पास नहीं था। अब एक औरत की इज्जत से बढ़ के तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो सर ये एक सेंसिटिव डिसीजन है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ये फैसला लेना। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये नहीं पेश करनी चाहिए। क्यों? आप अगर अपने 60 बंदे ला के प्लेट पे आपने रख के दे दिए, फिर को 10 बंदे तोड़ना कोई मसला नहीं है सर। जिस हद तक पागलपन दिमागों पे सवार है ना, आप किसी की बेटी को उठा लेंगे, किसी की बहन को उठा लेंगे, किसी की बीवी को उठा लेंगे और वो रेजिस्ट करेगा? मैं नहीं समझता। चलें, तो फिर अगर ये ऑप्शन आप समझते हैं कि नहीं है तो फिर ऑप्शंस क्या हैं, इस पर फिर हम मजीद बात बाद में करते हैं कि फिर पीटीआई के पास क्या सिर्फ एक एहतजाज ही का ऑप्शन बचा है आईनी तरमीम को 25 से पहले होने से रोकने के लिए। वैसे तो खैर हम ये बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो राजी नहीं है, लेकिन मुतबादल ऑप्शंस पे हुकूमत लगी हुई है, पूरा जोर लगा रही है और दिन रात लगे हुए हैं। एससीओ में तो चंद हुकूमत के लोग मसरूफ होंगे, बाकी सारी हुकूमत तो इसी काम पे लगी रहेगी एससीओ के दिनों में भी। तो फिर अगली वीडियो में बात करते हैं कि अब फिर ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास क्या हैं अगर वो चाहते हैं कि 25 से पहले आईनी तरमीम ना हो। तो इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपका इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।